नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे एक पैरालिसिस पेशेंट अपने आर्म में, अपने हाथ में एक्सरसाइज कर कर ताकत डाल सकता है। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट जिनका खासकर लेफ्ट साइड इफेक्टेड होता है उनमें इंप्रूवमेंट स्लो होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो राइट हैंड डोमिनेटिंग होते हैं। तो राइट साइड जो बॉडी में इंप्रूवमेंट है खासकर आर्म के अंदर, वो बहुत स्पीड से आ जाती है। लेफ्ट साइड जो इनका नॉन डोमिनेटिंग है उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि उनका पैर में इंप्रूवमेंट तो स्पीड से चलती है बट आर्म में नहीं आ पाती। आर्म में लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत करने के लिए जो एक्सरसाइज है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोटे मोटे जॉइंट से। मसल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। आपका शोल्डर, एल्बो, रिस्ट और फिंगर्स, ठीक है ना। तो शोल्डर की मूवमेंट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम इतनी। तो आपने करना क्या है, अपना हाथ दूसरा हाथ लिया, इसको पकड़ना है और उसको उठाना है। बैठ के करो, खड़े के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करो बैठ के करो, क्योंकि अगर आपका बैलेंस बिगड़ता भी है तो आप गिरोगे नहीं, ठीक है ना। दूसरे हाथ से करनी है, मगर ये उन पेशेंट ने करनी है जिनकी इस हाथ में ताकत बिल्कुल नहीं है, उठता ही नहीं है, हिलता ही नहीं है उनको। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी आपकी मूवमेंट है तो आपने जब अपनी फिंगर्स फंसाई तो दम आपने यहाँ से लगाना है। अब यहाँ से ऊपर नहीं उठ रहा, अब यहाँ से जाएगा। अब ध्यान से मेरी फिंगर से रखना। मैंने पहले इससे उठाया, जितना उठ गया ठीक है, मैंने इसको उठाने की कोशिश करी है, राइट को, लेफ्ट को नहीं उठाया। मैंने दम लेफ्ट में लगा रहा हूँ, राइट अपने आप उठ रहा। अब यहाँ से नहीं उठ रहा, दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी ऊपर के, है ना। जितना हो सके लेफ्ट को यूज करना है, उसको बिल्कुल छोड़ के काम नहीं बनेगा, ठीक है। और जब आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो तो दोनों बाजू में दम लगाना है। ये नहीं कि एक बाजू में दम लगा रहे हो दूसरे बाजू में दम नहीं लगा रहे। आप कम से कम अंदर से दम तो लगाओ, क्योंकि जब आप अंदर से दम लगा रहे होगे तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ओके ठीक है, मुझे ये काम भी करना है। जब ब्रेन के पास ये सिग्नल जाएगा कि हाँ मुझे ये काम भी करना है, चलो इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं, तभी तो आपके ब्रेन में इंप्रूवमेंट होगी, आपका काम बनने लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है। सवाल उठता है कि ये वाली एक्सरसाइज कितनी बार करनी है ना। ये आप 20-20 के 3 सेट कर लो, सुबह और इसी तरह से शाम को, यानी 60 बार आप करोगे सुबह और 60 बार शाम को, तो आपकी काफ़ी अच्छी इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है शुरुआत में। अब जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाए, ताकत आती चली जाए, तो इसको 60 पे मत रोकना, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करो। मांसपेशियों में थोड़ा सा दर्द होगा, कोई बात नहीं, उसको हम सिकाई से ठीक कर सकते हैं। हल्के हाथ से आपने अगर हल्के से तेल से लगा के, गर्म तेल से मालिश भी करोगे तो भी आराम मिल जाएगा। आप आधे घंटा सोचोगे तो भी आराम मिल जाएगा। मगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कोई भी आपको पैरालिसिस से बाहर नहीं निकाल सकता, ये बात ध्यान से रखना। दूसरी आती है हमारी एल्बो, है ना। अब हम एल्बो से क्या मूवमेंट करते हैं? यही मूवमेंट करते हैं। अब इससे ज़्यादा मूवमेंट तो ये कर नहीं सकता ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसी को उठाने की कोशिश करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा उठ रहा है, फिर वापस चला जाता है, ये उठ रहा है वापस जा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ तक आया ना। अब हम पीछे लगाएंगे, पकड़ना नहीं है, पीछे हाथ लगाना है और धकेलना है। जब हम धकेल रहे हैं तो हमने दर्द लगा, अपना जो प्रेशर है वो लगाते रहना कि यहाँ की जो मांसपेशी है वो फुल्ली कोशिश करे। नहीं फूल पाएगी, कोई बात नहीं, कोशिश तो करेंगे ना। तो उठाएंगे, उसके बाद धक्का देंगे, उठाएंगे, धक्का देंगे, पूरा का पूरा ऐसे खींच के बंद करके ये वाला काम मत करना, है ना। अगर ये वाला काम करना भी है तो ध्यान क्या रखना है कि ताकत लेफ्ट से भी लगानी है। आप राइट से लगा रहे हो बट लेफ्ट को छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर लेफ्ट पीछे रह गया, आप लेफ्ट से ताकत नहीं लगाओगे तो यहाँ की आपने मसल्स को यूज करने की कोशिश ही नहीं करी। जब आप इसको यूज करने की कोशिश करोगे तो ही ये मसल्स जो हैं पहले से बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगी। क्योंकि ब्रेन जो होता है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ब्रेन में जो इंप्रूवमेंट आती है स्ट्रोक के बाद खासकर, वो आती है न्यूरोप्लास्टिसिटी से। तो पहले 6 महीने में इंप्रूवमेंट आएगी। आप किसी भी फिजियोथेरेपी करवा लो, कोई भी आप ट्रीटमेंट ले लो, आपको आराम मिलना ही मिलना है। अगर जब पहले 6 महीने बीत जाते हैं उसके बाद आपकी इंप्रूवमेंट आनी ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाती है, जबकि दवाइयाँ आप वही खा रहे हो, वही डॉक्टर के पास जा रहे हो। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। उसको स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, मेडिसिन से पुश करना पड़ता है। जब हम मेडिसिन से पुश करते हैं तो मैं आपको वीडियो के एंड में टेस्टिमोनियल लेके जाऊंगा, पेशेंट देख के जाऊंगा, उनको जरूर देखना। बट अभी हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तीसरी है आपकी रिस्ट, है ना। रिस्ट बहुत सारे पेशेंट की, मैक्सिमम पेशेंट की रिस्ट मूव ही नहीं करती, वो टाइट है तो टाइट ही रहेगी। तो आप उंगलियां फंसाओगे और ये स्ट्रेच, इसमें स्ट्रेचिंग ज़्यादा है, क्योंकि मसल्स अगर स्टिफ है, हार्ड है, तो आप जब तक वो लाइट नहीं होंगी, दोबारा से नरम नहीं होंगी, सॉफ्ट नहीं होंगी, आप उनको मूव ही नहीं कर पाओगे। और आपकी जो स्टिफनेस है आर्म के अंदर वो तब जाएगी जब ब्रेन का कनेक्शन आपकी मसल के साथ दोबारा बन जाएगा। जब तक वो मसल के साथ कनेक्शन नहीं बनता तब तक आपकी सारी की सारी मसल स्टिफ रहेंगी, क्योंकि जब ब्रेन का कनेक्शन मसल से चला जाता है, मसल्स क्या करते हैं, वो अपने आप को स्टिफ के अंदर की तरफ आ जाती है, कुछ इस तरह से। क्यों आ जाती है? बॉडी ये चाहती है कि ये कहीं अटके नहीं और आप गिरे नहीं, तो अपनी डिफेंसिव पोजिशन में अंदर होकर वो टाइट हो जाती है, इसलिए वो खोलना पड़ता है। थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए हमें
ब्रेन पे काम करना पड़ता है कि ब्रेन और मसल का कनेक्शन बन जाए। जैसे ही वो अपना कनेक्शन बना लेती है तो जो टोनोसिटी है, जो उसकी आप कह सकते हो कि जो स्टिफनेस है वो जाना शुरू कर देती है, वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। जब वो सॉफ्ट हो जाता है तभी वो चल पाता है, चाहे कोई भी मूवमेंट आप कर लो, है ना। आप चलते हैं ब्रेस्ट के ऊपर, ये वाली हमने एक्सरसाइज कर ली, इससे ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं, थोड़ी बहुत आप सर्कुलर कर सकते हो। ये वाली मूवमेंट अभी आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें ताकत ज़्यादा लगती है और ये काफ़ी हद तक बाद में भी नहीं आती, खासकर लेफ्ट हैंड के अंदर। तो ये जो रोटरी मूवमेंट है, घुमाने वाली मूवमेंट है, ये नहीं आ पाती बाद में। तो इसके पीछे भागना नहीं, क्योंकि इससे हमारे कोई काम खास रुकता नहीं है। हमारे लिए जो सबसे बड़ी चैलेंज होता है वो है फिंगर्स, और खासकर फीमेल्स के अंदर फीमेल जो लेफ्ट हैंड आर्म होता है उस पर मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी फिंगर्स बहुत पतली पतली होती हैं, उसमें मसल्स कम होती हैं। अगर मसल्स कम हैं तो उनमें इंप्रूवमेंट लेकर आना मुश्किल होता है। मगर जो मेल होते हैं जिनकी फिंगर्स बहुत मोटी मोटी दिख रही होती हैं, उनमें इंप्रूवमेंट बड़ी फास्ट आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मसल मास है। जब मसल मास अच्छा होता है तो सिग्नल अच्छा जाता है, और जितना अच्छा सिग्नल जाता है उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। और ये हम प्रैक्टिस में देखते हैं, हमें पेशेंट के हाथ देख के पता लग जाता है कि इसमें कितनी जल्दी इंप्रूवमेंट है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं, बोन्स है, वो हमें बता रही है कि ओके ठीक है, ये पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाएगा, क्योंकि उसके पास मसल मास होता है। अब हमने फिंगर एक्सरसाइज करनी है, तो फिंगर्स अक्सर मैक्सिमम होगी ऐसे टाइट, बिल्कुल टाइट, मुट्ठी खुलने को नाम ही नहीं लेती, थोड़ा बहुत खोल लेते हैं, कभी कभी खोल लेते हैं। तो पहले आपको जज करना है कि आपकी जो रिस्ट की जो कंडीशन है वो कैसी है। बिल्कुल टाइट है तो उसको तो भाई मजबूरी में पीछे की तरफ आपको करके स्ट्रेच करना ही पड़ेगा, बार बार स्ट्रेच करना ही पड़ेगा, और इसमें आपकी रिस्ट की एक्सरसाइज भी ऑटोमेटिक तरीके से हो जाती है। तो आप ऐसे खोलो, ऐसे खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने वो करना है। दिन में कितनी बार करना है? 20-20 के आप 3 सेट सुबह शाम करने से शुरू करो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ है, आपको ताकत लगे, जब आप थकना बंद कर दें तो उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। दिन में खाली बैठे हो तो भी ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा होता है फिंगर को रोटेशन वाली, ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। ये तब होता है जब आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाए। अगर वो रिलैक्स नहीं, टाइट है, तो इसे कैसे घुमाओगे? घूम ही नहीं पाएगी, है ना। तो इसको हम तब करेंगे जब फिंगर्स पूरी की पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, आपने हाथ को खोला, बॉल को पकड़ा, स्माइली बॉल मेरे पास अभी नहीं है, होती मैं आपको दिखा देता। समझो यहाँ पे स्माइली बॉल है, उसे दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। बॉल जब आप अपनी मसल्स को सॉफ्ट करते हो तो बॉल अपने आप अपने हाथ को थोड़ा बहुत खोल देती है, फिर आप टाइट करोगे, खोल दोगे। इससे आपके पास जो ग्रिपिंग पावर है वो तो आनी शुरू हो जाती है, बट खोलने की ताकत के लिए आपको एक्सरसाइज को अलग से देखना पड़ता है। वो तब होना शुरू होगा जब आपका एक बार कनेक्शन बन जाए ब्रेन के साथ, क्योंकि पीछे वाली जो हमारी मसल्स होती हैं ये थोड़ी पतली होती हैं। ऐसे छू के देखो, है ना, ये पतली पतली। अब यहाँ से छू के देखो, ये मोटी मोटी है। तो पेशेंट में अपनी उंगलियां बंद करने की ताकत जल्दी आती है, बट खोलने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनके पास खोलने बंद करने की ताकत होती है, बट इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती, पावर नहीं होती, कोई सामान पकड़ते हैं छूट जाते हैं। उनके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज, स्माइली बॉल है, स्प्रिंग है, जितना वो करेंगे उतना अच्छा उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको अपने उस पार्ट में ज्यादा काम करना है, जल्दी काम करना है, लंबा काम करना है, जिसका बारे में आपको पता है कि ये स्लो है। यानी आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक कमज़ोर है, एक होशियार है, तो किस पे ज़्यादा मेहनत करोगे, होशियार पे या कमज़ोर पे? कमज़ोर पे करोगे। तो लेफ्ट साइड का जिनको पैरालिसिस होता है, उनका जो आर्म होती है वो कमज़ोर होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको ताकत देने के लिए इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और वो टाइम को देना पसंद नहीं करता। तो अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं तो आप अपनी बनावट को समझने की कोशिश करो, अपने ब्रेन को समझने की कोशिश करो कि वहीं पे क्लॉट आया था, वहीं पे नस फटी थी, जिसकी वजह से आपको लकवा हुआ, ब्रेन में नुकसान हुआ है। आपकी मसल्स में, बोन्स में कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टिफनेस आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि ब्रेन का सिग्नल नहीं जा रहा है। ब्रेन में इंप्रूवमेंट करोगे, आपको अपने आप में खुद ब खुद इंप्रूवमेंट मिलेगी, जैसे इन सारे पेशेंट्स को मिली। और आज हमारे साथ है रमेश जी। रमेश जी हैं लखनऊ से। तो रमेश जी, आपको लकवा कब हुआ था? 8 जुलाई को था। 8 जुलाई 2024 को हुआ था। और तब आपकी कंडीशन कैसी थी? तब तो चल नहीं पाते थे, पकड़ भी बिल्कुल चल नहीं पाते थे। कुल्लू का ये पकड़ कर ले जाते थे उनको लोग। और अभी यहाँ से ट्रीटमेंट कितने टाइम से चल रहा है? अभी साहब 1 महीने 2 बार ले गए थे, तो 1 महीने 15 दिन खाए, 15 दिन के बाद 15 दिन नहीं खाए भी इतनी। अच्छा, 2.5 महीने खाई है अभी। हाँ, अब 2.5 महीने में सुधार करना हुआ है। बहुत बड़ी सुधार हुआ साहब। एक क्या सुधार हो, बता तो दो। तो आप चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते थे, चल लेते हैं तो खुल कर लेते हैं अब। मतलब चलना उठना बैठना अब शुरू हुआ है। अब शुरू हुआ था। अब बिना सहारे के चल लेते हो? जी, बिना सहारे चलते हैं साहब, 1-2 किलोमीटर चले जाते साहब। 1-2 किलोमीटर चल लेते हो? जी। ये तो बहुत अच्छा सुधार है आपके अंदर, बट अभी हाथ में अकड़न बहुत है। हाँ, था ही मैं कहाँ ठीक है, उसका मैं कर रहा हूँ कि 2.5 महीने हुए हैं ना, अकड़न का मैं दे रहा हूँ इस बारी, कि हाथ आपका सीधा हो जाए।
कि जो बाकी हमारे मरीज़ होते हैं लकवे के, जो निराश हो जाते हैं, तो कभी आपको लगा कि आप निराश हो गए? अरे हम निराश नहीं हुए साहब। निराश नहीं हुए? नहीं, हम निराश नहीं हुए साहब। मेहनत करते रहे ना? जी। ठीक है। लकवा जब भी किसी को होता है ना, तो सबसे बड़ी गलती कोई लकवा का मरीज़ क्या कर सकता है, वो है हिम्मत हारना। अगर आपका पेशेंट या आप हिम्मत हार जाते हैं, मेहनत नहीं करते या फिर ये सोचते हैं कि जब आप ठीक हो जाएँगे तब चलना शुरू करेंगे, तो सबसे बड़ी गलतियों में से एक होता है। जिस तरह से रमेश जी हों या बाकी जितने भी आपने हमारे मरीज़ देखे हों, उनमें एक कॉमन चीज़ थी कि वो कभी हिम्मत नहीं हारे हैं। उनके अंदर वो एक शक्ति थी, चाहे वो 10 साल पुराना लकवा था, चाहे ये इनका अभी 1 साल पुराना लकवा क्यों ना हो। उनमें एक इच्छा शक्ति थी कि मुझे ये चीज़ को ठीक करना है। तो जो पेशेंट बिस्तर पे लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनके घरवाले कहते हैं कि नहीं उनको नहीं उठने देना, ये बीमार हैं, बीमार की तरह उनको ट्रीट करते हैं, तो वो मरीज़ कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। एक दिन बीच में जाऊँगे तो थेरेपी कराने हम 4 पहिया गाड़ी चलाई थी अपने हाथ से। क्या? अपने हाथ से चलाई 4 पहिया गाड़ी। आप अच्छा 4 पहिया गाड़ी खुद ले गए? मेरा बेटा था नहीं, हमारा ले गया था कल मैं खड़ी करो गाड़ी यहाँ लाऊँ ये जगह। खुद चला ली गाड़ी आप? अपने हाथ से आके ले गए थे हाँ। अब मत करना दोबारा से, ठीक है? पहले थोड़ा-सा हाथ ठीक होने दो फिर चलाना। तो ये हिम्मत होती है, बट इस हिम्मत को ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते जैसे रमेश जी ने किया था, खुद गाड़ी चला के चले गए। क्योंकि इसमें रिस्क होता है, आपको भी रिस्क होता है और सड़क पे चलने वाले जो बाकी सारे खुद लोग होते हैं, उनको भी रिस्क होता है। क्योंकि ब्रेक लगाने में अगर थोड़ा-सा भी टाइम ज़्यादा लगता है, तो किसी न किसी को चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो रमेश जी ने किया, इसका मैं सपोर्ट नहीं करता। इनको भी मना करूँगा कि ऐसा ना करें। ठीक है जी, सुन रहे हो? अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? रिक्शा करके चले जाया करो, बैटरी रिक्शा चलते तो होंगे आपके यहाँ पर। नहीं तो उनको कर लिया करो, बट ऐसे मत काम किया करो, ठीक है? तो इसको हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम पेशेंट को देखते हैं, इनकी थोड़ी-सी जो स्टिफनेस है उस वाले पार्ट पे काम करते हैं। बट सीखने वाली बात ये है कि आप लोगों ने जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी है, आपने मेहनत रखनी है। बिस्तर पे लेटे-लेटे अगर आप मरीज़ को सिर्फ़ मेडिसिन देते रहोगे तो उससे पेशेंट ठीक नहीं होने वाला, पेशेंट से नहीं चला जा रहा, आपने उनको पकड़ना है, खड़ा करना है, चलाना है। अगर आप ये हिम्मत दिखा देते हो, ये थोड़ी-सी मेहनत कर लेते हो उनके साथ, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है, चाहे वो हमारे रमेश जी हों, चाहे हमारे बाबूजी हों, तो बहुत स्पीड से रिकवरी देखने को मिलती है।